वेलकम टू नर्सिंग एट्रियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर टेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। तो चलिए, आज हमने कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि हाइपर टेंशन क्या चीज़ है। फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपर टेंशन होता हो, और ये डिजीज़ यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये बीमारी ये डेवलप किस तरह करती है। ठीक है, तो इसका पैथोफिजियोलॉजी और कौन से साइन सिम्टम हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और फिर हम उसको डायग्नोस किस तरह करते हैं, इस कंडीशन को, इस बीमारी को, और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। आज हमने ये टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ओवर 1 बिलियन पीपल के 1 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी यानी हाइपरटेंशन का शिकार हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, तो इसलिए इस बीमारी का समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन करें कि हाइपरटेंशन क्या चीज़ है, तो हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई और रेज ब्लड प्रेशर, कि हम इसको हाई और रेज ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली भी देखा जाए तो ब्लड का एक प्रेशर होता है। जब फ्लूइड फ्लो करता है वेसल्स में, तो उनका एक प्रेशर होता है। वो फ्लूइड जो है, वो जो वेसल्स में फ्लूइड जा रहा है, वो फोर्स लगाता है वेसल्स के दीवारों पे, वेसल्स के वॉल्स पे। ठीक है, वो एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम यानी वो जो प्रेशर लगाता है वॉल पे, तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कि यानी जो ब्लड है वेसल में जा रहा है और फोर्स लगा रहा है ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे, तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। लेकिन हाइपरटेंशन तब बोलेंगे जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं या 5 मिनट के लिए नहीं कि एक दफ़ा बढ़ गया। ठीक है, बल्कि ये मुसलसल जब हम चेक करते रहें और ये हमें हाई, जब हम मॉनिटर करें और ये हमें हाई नज़र आए, कि हर टाइम जब भी मतलब 5-6 मौके पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे, डिफरेंट टाइम पे हमने चेक किया, और उसी सेम पेशेंट में डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट ओकेजन पे फिर भी वो हाई आ रहा था 5 दफ़ा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को फिर हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। तो इसमें ये जो परसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली, मुसलसल और मुस्तकिलन जो इसका जो बढ़ जाना है, वो ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली भी आप देखिए, आप सीढ़ियाँ चढ़े, 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ ले, 5-10 मिनट थोड़ा तेज़ वॉक कर लें, रनिंग कर लें, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको हाइपरटेंशन हो गई है, नहीं। ठीक है, तो तब होगा जब परसिस्टेंटली आप अगर नॉर्मल स्टेट में भी बैठे हुए हो, और आप मतलब आपने आज चेक किया, फिर 2-3 हफ्तों बाद चेक किया, फिर 1 महीने बाद चेकअप के लिए गए, और डॉक्टर ने देखा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से काफ़ी हाई आ रहा है, और बार बार आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन को फिर हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। ठीक है, यूजुअली अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन को फिर हम बोलते हैं कि इस फला बंदे को, जिसका सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है, कि इसको हाइपरटेंशन हो गया। अब ये जो सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर का, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का इस्तेलाह हमने यूज़ किया है, बेसिकली ये क्या चीज़ है, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक कार्डियक आउटपुट पे और दूसरा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। दो चीज़ों पे ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, एक कार्डियक आउटपुट, दूसरा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ है? जितना आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को पर मिनट, तो उस लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, जो पंप आउट करता है पर मिनट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, पंप कहाँ करेगा ब्लड? ब्लड वेसल्स में करेगा ना, तो ब्लड वेसल्स रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब जब हम सारे वेसल्स का जो रेजिस्टेंस का टोटल निकलवा लें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। नॉर्मली भी रेजिस्टेंस होता है ब्लड को। ठीक है, हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं ब्लड को, लेकिन इतना नहीं करते। अगर ये मतलब एक रेंज से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये ख़तरनाक है और ये हाई ब्लड प्रेशर काज करेगा। तो
इन दोनों में से कार्डियक आउटपुट में या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कोई भी ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हम फिर उसको पेशेंट को क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के ये क्या चीज़ें हैं। तो सिस्टोलिक बेसिकली जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा हो और उस टाइम जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा हो आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वो कितना है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आपका हार्ट कंट्रैक्टिंग स्टेज में हो, हार्ट क्या करते हैं नॉर्मली, कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो जब वो कंट्रैक्ट करता है उस टाइम जो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द arterial blood pressure when the heart is contracting is called systolic blood pressure। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, तो जब हार्ट रिलैक्स करेगा और उस टाइम आर्टरीज में जो वेसल्स में ब्लड का प्रेशर है उसको फिर क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सही है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम ऊपर लिखते हैं, डायस्टोलिक को नीचे। आपको जो 120 80 लिखा हुआ है तो इसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है। ठीक है, नॉर्मल रेंज यही बताया जाता है कि 120/80 जिस पेशेंट का हो तो उसका ब्लड प्रेशर मतलब नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर हम बोलेंगे कि इसको डिफरेंट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है। वो डिफरेंट स्टेजेस कौन से हैं, चलिए वो पढ़ लेते हैं। तो स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने नॉर्मल की बात करनी है, और नॉर्मल की ऑलरेडी हमने बात की है कि जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 हो या उससे कम हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 हो या 80 से कम हो। ठीक है, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, नॉर्मल, कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और जिस पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 आ रहा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 आ रहा हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि अभी प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है ये पेशेंट। ठीक है, अभी इसको हाइपरटेंशन नहीं हुआ लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया है। अब अगर लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, इधर लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं लाएगा तो इस पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्री हाइपरटेंशन में वो कौन सी स्टेज है जिसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 तक हो, तो ये वाला पेशेंट जो है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में होता है। ये अभी इस पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं हुआ, ये हाइपरटेंशन से पहले वाला स्टेज है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे तो इस पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 आपका जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से लेके 159 के दरमियान होता है और डायस्टोलिक 90 से लेके 99 के दरमियान होता है, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम करेक्टराइज करते हैं एज स्टेज 1 हाइपरटेंशन के। इस पेशेंट को स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और अगर स्टेज 2 की बात करें तो जब आपका ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इस पेशेंट को फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि हाइपरटेंशन के हमने स्टेजेस भी पढ़ लिए, हमने सिस्टोलिक डायस्टोलिक को भी जाना। अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन कौन से, तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं हाइपरटेंशन के, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इनमें फ़र्क क्या है, ज़्यादा 90 से लेके 90 से लेके 95% जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो आते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, 90 से 95% को प्राइमरी हाइपरटेंसिव होता है, यानी उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, उनको सेकेंडरी नहीं होता। सिर्फ 5 से लेकर 10% ऐसे पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता हो उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, मतलब ये रेशियो बहुत कम है। ठीक है, प्राइमरी 90 से 95 और सेकेंडरी 5 to 10। मेन फ़र्क क्या चीज़ है, फ़र्क क्या है इन दोनों में, इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि प्राइमरी का हमें काज मालूम नहीं होता लेकिन सेकेंडरी का हमें काज मालूम होता है। कि किस प्राइमरी में काज मालूम नहीं होता, पता नहीं होता कि ये किस वजह से हुआ है। असल में इधर डिफरेंट मल्टीपल जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है। तो हमें कोई मतलब सिंगल काज मालूम नहीं होता कि इस सिंगल काज की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये अननोन है। और जबकि दूसरी साइड पे देखा जाए सेकेंडरी में तो वो नॉन कॉज की वजह से होते हैं। वो नॉन कॉज कौन से हैं वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, चूंकि प्राइमरी हाइपरटेंशन का हमें काज मालूम नहीं होता तो वो क्यूरेबल भी नहीं होता।
जब आपको बीमारी का वजह ही नहीं पता तो आप उसे ठीक कैसे करोगे, तो इसलिए ये नॉट क्यूरेबल है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में चूंकि हमें बीमारी का पता होता है, सबब का पता होता है, वजह का पता होता है कि किस वजह से हुआ है, तो अगर हम उस वजह को ठीक करते हैं तो फिर ये भी ट्रीटेबल होता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन ट्रीटेबल होता है, क्यूरेबल होता है, और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो नॉट क्यूरेबल होता है, वो क्यूरेबल यानी ट्रीटेबल नहीं होता, उसका इलाज नहीं है। अगर रिस्क फैक्टर्स हम देखें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के अगर रिस्क फैक्टर देखें तो एज एक अहम रिस्क फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन में। अक्सर आपने देखा होगा कि जब 40 प्लस हो जाते हैं तो हाइपरटेंशन मतलब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एज रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। या फैमिली हिस्ट्री में हो, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उससे पूछे तो उनके खानदान में भी किसी को पहले मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रही होगी, ठीक है। और यह पेशेंट या ऐसे लोग जो पोर डाइट मतलब ऐसे डाइट खाते हों जो कि हेल्दी नहीं हो, यानी जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा हो, फैट कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी ये भी एक रिस्क फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो उसकी, तो इसकी वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओबेसिटी और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ओबेसिटी में चूंकि बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस पर लोड आ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का अगर हम देखें तो उसमें एक स्पेसिफिक नॉन काज मालूम होता है हमें। या तो किडनी डिजीज होगी, किडनी डिजीज जैसे कि हमें पता है कि किडनी क्या करती है कि वो रॉस सिस्टम किडनी में है और वो कंट्रोल करता है बीपी को, ब्लड प्रेशर को। तो अगर किसी किडनी डिजीज की वजह से रॉस सिस्टम हमारा इफेक्ट हो जाए तो फिर जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड डिजीज मतलब कुशिंग डिजीज फॉर एग्जांपल, और अल्डोस्टेरोन का बढ़ जाना। अगर वो बढ़ता है तो फिर वो फ्लूइड रिटेंशन करता है बॉडी में आपके। जब बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब सादा सी बात है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, जैसे कि कैफीन और एम्फेटामिन कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से ये हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्लीप एपनिया और या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हों, सही है, और या जो उसकी आर्टरीज हैं, पेशेंट्स की जो आर्टरीज हैं उनमें नेरिविंग हो जाए, उनमें प्लाक बन जाए, उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो, होता है और हो भी सकता है। और अगर हम इन ये जो स्पेसिफिक काजेज हैं कि एड्रिनल ग्लैंड में कोई डिजीज़ है या किडनी में कोई डिजीज़ है या किसी मेडिकेशन की वजह से हुआ है या कोई हार्मोनल है या आर्टरीज की नैरोविंग है, अगर हम इनको ट्रीट करें तो वो भी ट्रीट हो जाएगा। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो अगर एज की वजह से होता हो हाइपरटेंशन तो अब ये तो नॉन मॉडिफाइबल है, अब इसको तो हम तो ठीक नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री में भी सेम है कि फैमिली हिस्ट्री मतलब उसमें जीन्स में आया है उसको, तो ये भी नॉट ट्रीटेबल है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो डिजीज डेवलप किस तरह होती है, तो जो से हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी रिस्क फैक्टर्स पढ़े, उनकी वजह से क्या होता है कि आपके जो आर्टरीज हैं, जो आर्ट्रियोल्स हैं, जो वेसल्स हैं, उनमें क्या होता है कि उनके जो एंडोथेलियम है, उनका जो वॉल है वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज होता है उसकी वजह से जो है आपका जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। वेसल्स में वॉल्स की चेंजेस की वजह से सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से बीपी ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि बीपी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। तो इनमें से कोई भी बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा या सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं, तो अगर वो बढ़ता है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। या आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाए, अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर ब्लड फ्लो टू ऑर्गन डिक्रीज हो गया, ठीक है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से, या बीच में कोई नर्विंग हो गई, ब्लॉकेज हो गई, उसकी वजह से ब्लड फ्लो टू ऑर्गन कम हो गया, तो किडनी क्या करता है कि वो रेगुलेट करने की कोशिश करता है, तो वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन को रिलीज करवाता है। और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन
को एक्टिवेट करता है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है वो एस एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करता है, एक तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, जो बॉडी में जो वेसल्स है ना उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, उनको नेरो कराता है। तो जब वेसल्स नेरो हो जाएंगे, नालियाँ जो है वो इतनी बारीक हो जाएंगी, नेरो नेरो हो जाएंगी, तो उनमें ब्लड फ्लो आसानी से नहीं होगी, तो प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर से वहाँ से निकलेगी, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। या जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एल्डोस्टेरोन को भी ज़्यादा करता है, ठीक है, उसके लेवल को भी इंक्रीज करता है। तो जाहिर सी बात है एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा तो वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करेगा, और जब वाटर का अमाउंट बढ़ेगा बॉडी में तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इस तरह ये डिजीज डेवलप करती है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है शॉर्ट सी। अब अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं, तो अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन में जो पेशेंट्स होते हैं हाइपरटेंशन के, उनमें कोई खास साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाइपरटेंशन को बोल जाता है कि साइलेंट किलर है, इज समटाइम्स कॉल्ड द साइलेंट किलर। अब साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको साइन सिम्टम ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, ठीक है, कोई वाज़ेह साइन सिम्टम नहीं है इसके कि जिससे आपको पता चलता हो, ठीक है, कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो इस वजह से इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। ठीक है, कौन से साइन सिम्टम फिर हम देखते हैं इसमें, या तो उसको हेडेक होता हो, ठीक है, हेडेक होगा उसको, और हेडेक ज़्यादा हो तो उसको नॉज़िया और वॉमिटिंग भी होगा, और रेटिनल चेंजेस होंगी, उसके आई में चेंजेस आएगी, ठीक है, और जो आई का डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क है, उसमें चेंजेस आएगी, पेपिल एडेमा होगा, ठीक है, वही के आई में चेंजेस की वजह से उसको पेपिल एडेमा हो सकता है, ठीक है, उसको और क्या हो सकता है, उसको इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, सही है, जो हार्ट का बीट है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो इरेगुलर होगा, एरिथमियास हो सकते हैं उसको, और चेस्ट में पेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको शिकायत होगी, ठीक है। इसके अलावा फटीग कन्फ्यूजन साइन सिम्टम उसका हो सकता है, फटीग कन्फ्यूजन का, वो बहुत ज़्यादा डिजीनेस तका सा फटीग महसूस करेगा, और एपिस्टेक्सिस के उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत आखिरी स्टेजेस में ये एपिस्टेक्सिस या नाक से खून आना ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आपके वेसल्स पे प्रेशर डालता है, तो वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और खून बाहर निकलना यानी एपिस्टेक्सिस शुरू हो जाती है, ठीक है। डायग्नोसिस, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हाइपरटेंशन को हम डायग्नोस किस तरह करते हैं या हाई ब्लड प्रेशर को हम किस तरह डायग्नोस करते हैं, तो सबसे पहले मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री ले लें कि आपके ख़ानदान में किसी को ये बीमारी तो नहीं है, किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको खुद तो डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो आपने मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम रेटिनल चेंजेस देख लेते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन में आपका जो आई है, रेटिना है, वो ज़्यादा बहुत इफेक्ट होता है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, ब्लड एनालिसिस कर सकते हैं, और ब्लड एनालिसिस में हम इलेक्ट्रोलिसिस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कि हम देखेंगे कि सोडियम लेवल क्या है, पोटाशियम लेवल क्या है, क्योंकि क्या होता है कि किडनी जो है वो इफेक्ट होता है हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से किडनी का वो जो फंक्शन है वो इफेक्ट हो सकता है। अब उसका फंक्शन क्या था, एक तो वॉल्यूम और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेनेंस, तो जो सोडियम पोटाशियम वो फिर अनबैलेंस स्टेट में होंगे बॉडी में, अगर उसको हाइपरटेंशन होगा, उसका किडनी डैमेज होगा, तो उसके जो इलेक्ट्रोलिसिस मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी सोडियम पोटाशियम वगैरह, क्रिएटिनिन, BUN, वो सारे फिर क्या होंगे, वो एबनॉर्मल होंगे, ठीक है। और यूरिन एनालिसिस हम 24 आवर के में देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, अगर किडनी डैमेज होगा तो फिर वॉल्यूम भी उसका ठीक नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा ECG कर सकते हैं हार्ट के लिए, ठीक है, और एको कर सकते हैं, एको में देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से उसको हाइपरटेंशन की वजह से उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो हम देखेंगे एको में कि उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई है, ठीक है। और एरिथमियास के लिए देखेंगे, उसको एसेस करेंगे, ठीक है। ये हम डायग्नोसिस कर सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए। अब ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, तो ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बोलें कि आप वेट रिडक्शन करो, ठीक है। वेट रिडक्शन क्या बोलेंगे, और उनको बोलेंगे कि आप डैश डाइट लो। डैश डाइट क्या होता है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक डाइट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैश डाइट, ठीक है, DASH डैश डाइट।
इसके अलावा डाइटरी सोडियम रिडक्शन का बोलें कि सोडियम आप कम लें, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर की वो करता है, रिटेंशन का कराता है और ब्लड वॉल्यूम उसकी वजह से बढ़ता है। तो हम बोलेंगे कि आप डाइटरी जो सोडियम है वो कम करें, वो रिड्यूस करें। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ का बोलेंगे, और जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसको या तो बिल्कुल ख़त्म करें या जितना कम कर सकते हो इतना कम करें, ठीक है। डैश डाइट का हमने जिक्र किया कि डैश डाइट क्या है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक डाइट है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास कौन से ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि एटिनोलोल हो गया, प्रोपानोलोल हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हार्ट पे वर्क लोड आ रहा है ना, एक तो उसको कम कर लेते हैं, दूसरा जो वेसल्स हैं उनको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा काम ये हार्ट पे करते हैं, उसका वर्कलोड कम करते हैं। तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है तो फिर आपका बीपी भी डाउन हो जाता है। तो इस तरह ये बीपी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। अगर डायूरेटिक्स से क्या हो सकता है कि डायूरेटिक्स दे के हम उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज कराएंगे। जब ब्लड वॉल्यूम उसका कम होगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का, तो प्रेशर भी उतना नहीं लगाएगा। तो डायूरेटिक भी हम दे सकते हैं, कौन से, फ्यूरोसमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन एटसेट्रा। इसके अलावा अल्फा वन ब्लॉकर्स देते हैं हम, जैसे कि प्रेजोसिन, टेराजोसिन। ये क्या करता है कि जो नर्व इम्पल्स आ रहे होते हैं ब्लड वेसल्स को, उनको रिड्यूस कर लेता है और कोशिश करते हैं कि जितना ब्लड वेसल्स को डायलेट करा सकता है उतना डायलेट करे कि प्रेशर इतना न बने और बीपी नॉर्मल रहे, ठीक है। इसके अलावा हम ये दोनों साथ में भी दे सकते हैं कि अल्फा वन ब्लॉकर्स और बीटा वन ब्लॉकर्स कंबाइन भी देते हैं, जैसे कि लेबिटालोल। इसमें हम मतलब दोनों देते हैं, अल्फा वन ब्लॉकर और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर दोनों साथ में। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं। ये भी जो हार्ट की कंट्रक्शन है अगर ज़्यादा हो रही हो, सही है, तो उसको रेगुलेट करना, उसको कम करने का काम करती है, जैसे कि निफिडिपिन, निकार्डिपिन इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा वेसोडाइलेटर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वेसल्स को डायलेट करेगी और बीपी को नॉर्मल करेगी। और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, स्टार्टिंग में हमने पैथोफिजियोलॉजी में एंजियोटेंसिन 2 का पढ़ा था कि कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, कि एल्डोस्टेरोन को भी बढ़ा रहा है और वेसो कंस्ट्रक्शंस भी करा रहा है। तो हमने इसका ब्लॉकर दे देना है, इसका ब्लॉकर देंगे तो ये फिर इतना सीवियर इफेक्ट नहीं काज कराएगा। और कौन से ड्रग्स हमारे पास है इसके, एक है लोजार्टान, दूसरा है एरबी जरठान एटसेट्रा, ठीक है। हम ये जो फार्मा हमने शॉर्ट्स ही पढ़ लिए हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन चूंकि हम एचएन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। हम फिर इंशाल्लाह ये जो हाइपरटेंशन की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है या जिसकी जो फार्माकोलॉजी है वो फिर हम डिटेल में फार्मा में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते, डायग्नोज नहीं करते और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं लाते तो फिर क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है पेशेंट्स को। तो पेशेंट्स को सबसे पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रोफी, उसका साइज बढ़ सकता है क्योंकि उस पर लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो इस वजह से वो फिर हाइपर अडेप्टेबिलिटी की कोशिश करता है और वो हाइपरट्रोफी में चला जाता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है, कि जो मायोकार्डियम में हार्ट के टिश्यूज है वो डेड डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, वो इन्फाक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, आपके जो हार्ट के मसल है उनकी डेथ होगी तो हार्ट फेलियर हो जाएगा फिर, ठीक है, हार्ट अटैक यानी हार्ट फेलियर हो जाएगा उसको। इसके अलावा TIAs, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, CVA, स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, जब हाइपरटेंशन की वजह से जो आपके जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, ब्रेन को जो सप्लाई जा रही है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से कि प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फिर वो रप्चर कर लेते हैं, जो ब्रेन में वेसल्स है वो रप्चर कर लेते हैं। वो रप्चर करेंगे तो क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी एक तो ब्रेन में, दूसरा प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं जाएंगे तो ये स्ट्रोक और ये सारे जो ब्रेन अटैक है ये सारे उसको कॉम्प्लिकेशंस आएगी पेशेंट्स को, ठीक है। इसलिए इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो किडनी रीनल इंसफिशिएंसी एंड फेलियर की किडनी को इतना इफेक्ट करेगा कि वो फेलियर में चला जाएगा, और अगर वो फेलियर में जाएगा तो फिर किडनी अपना जो फंक्शन है वो सब लॉस कर देगी, ठीक है। और इसके अलावा रेटिनल हेमरेज की आई, यानी ऑलरेडी हमने बात की कि रेटिनल चेंजेस काज कराता है, आई में चेंजेस काज कराता है, आई में जो नर्व है उसको डैमेज करता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इस पे टीच करना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, उनको बोलना कि आपने जो दवाइयाँ हैं आपकी जो
जो मेडिसिन हमने आपको दी है, जो जिस किस्म की डाइट का बोला है, एक्सरसाइज वगैरह का बोला है, आपने उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। थैंक्स, बस ये लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए हो तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। और हम कोशिश करेंगे कि हम AHN जो है पहले 4th सेमेस्टर का कवर कर लें, फिर 3rd सेमेस्टर का AHN कवर करके हम फिर फार्मा पे जाए और या पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करें।